हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वनों के ह्रास के कारण पर प्रकाश डाला था। ह्रास मतलब घटता, वनों का घटता हुआ क्षेत्रफल जो है उसे ह्रास कहते हैं। वनों का जो क्षेत्रफल घट रहा है यानी वनों के ह्रास। तो इसके क्या कारण हैं, इस पर हमने पिछले वीडियो में प्रकाश डाला था कि कृषि भूमि में वनों का परिवर्तन किया जाना, झूम खेती, इमारती उद्योग, चारागाह के रूप में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण एवं खनन कार्य, बांधों का निर्माण, रेलवे तथा राजमार्गों का निर्माण, प्राकृतिक कारण, भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन आदि जो कि वनों के ह्रास के कारण हैं, इस पर हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से समझाया था। तो बच्चों, अब हम वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याओं के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं, समझा रहे हैं। वनों के घटने से, ह्रास मतलब क्रमशः घटना होता है, एकाएक विनाश को ह्रास नहीं कहते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ 6 है, घटी 5 हुई, 4 हुई, 3 हुई, तो ऐसे क्रम से क्रमशः जो घटते हुए क्रम में आते हैं उसे ह्रास, वहाँ पर ह्रास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली समस्या क्या उत्पन्न होती है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी सतह का उड़ना या बहना मृदा अपरदन कहलाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पेड़ होता है वहाँ मिट्टी क्या होती है? जकड़ी हुई होती है, कठोर होती है। और जहाँ पर पेड़ नहीं होता है, जैसे खेत वगैरह को देखिए, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है? मुलायम हो जाती है। तो जो मिट्टी मुलायम रहती है उनका अपरदन तीव्र गति से होगा, और जो मिट्टी जकड़ी हुई है, मजबूत है, उसका अपरदन तीव्र गति से होगा? नहीं होगा। यानी वृक्ष जो रहते हैं वो अपनी तना से, जड़ से मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, इसलिए मिट्टी का अपरदन कम होता है। हवा तेज गति से चलती है तो क्या होता है? वृक्ष से हवा टकरा जाती है और मिट्टी कम उड़ती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, चाहे वो जल के से हो, हवा से हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो वन यानी वृक्ष क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं। और जब वनों का ह्रास हो जाएगा तो क्या होगा? अत्यधिक मृदा का अपरदन होगा, यानी मृदा अपरदन की समस्या खड़ी हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। किससे? वनों के अत्यधिक कटाई से। दूसरी समस्या क्या है? वर्षा में कमी। हमने जैसा कि बताया था वनों के लाभ में कि वन क्या होते हैं? वर्षा के वाहक होते हैं, यानी मानसून लाने में सहायक होते हैं। और जब वन कट जाएंगे, वनों की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वर्षा की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि मानसून समय पर नहीं आएगा। और मानसून जब समय पर नहीं आएगा तो क्या होगा? जल की कमी होगी। जल की कमी होगी तो क्या होगा कि उत्पादन कम होगा, जल स्तर नीचे चला जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन। जीव जंतुओं के जो आपसी सहयोग को, परस्पर सहयोग को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय। और जब वन जो है वो पारिस्थितिकीय संतुलन का सबसे बड़ा संसाधन है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट मकोड़े, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर वन विनष्ट हो जाएंगे तो इनका अस्तित्व भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वन ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास होता है बच्चों। तो वन नहीं रहेंगे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अस्तित्व भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, जिससे कि पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? कुछ जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो कुछ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है और एक दूसरे को आहार भी मिलता रहता है। और जब वन समाप्त हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता भी
और उत्पादक भी समाप्त हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला जो है टॉपिक वो है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृक्ष पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो प्रदूषण को अत्यधिक मात्रा में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, महुआ है। ये सब क्या करते हैं, प्रदूषण को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि प्रदूषण को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। अगर ये सब वृक्ष नहीं रहेंगे, वनों का ह्रास हो जाएगा, वनों की अत्यधिक कटाई हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। अगला क्या है, जल स्रोतों का सूखना। जल स्रोत क्या होते हैं, जल का हमेशा पर्यावरण में क्या होता है, साइकिलिंग होती रहती है। साइकिलिंग मतलब साइकिल का पहिया कैसे घूमता है बच्चों, ऐसे गोलाई में घूमता है साइकिल का पहिया। अब इस गोला में जो पहिया घूमता है साइकिल का, आप कहीं बता सकती हैं कि यहाँ से पहिया घूमना शुरू हुआ, कि यहाँ से घूमना शुरू हुआ, कि यहाँ से, कि यहाँ से, कि यहाँ से? नहीं पकड़ में आता ना। साइकिल चलता है तो पहिया चलना शुरू हो जाता है, पकड़ में नहीं आता। इसी तरह से जल का क्या होता है कि पर्यावरण में जल का साइकिलिंग होता रहता है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले कि बादल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, नीचे से जल वाष्प बन करके धरातल से ऊपर जाता है और ऊपर जाने पर धूल कण जो भी प्रदूषित चीज़ें उड़ती हैं हवा के साथ, वो ऊपर उठती हैं और आसमान में संघनित होती हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलकर के जम जाती हैं। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो वहीं संघनित बूंदें वर्षा के रूप में फिर कहाँ आती हैं, धरातल पर आती हैं। तो फिर धरातल पर क्या होता है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है जल फिर वाष्प बन करके ऊपर जाता है, फिर ऊपर से संघनित होकर के बूंदें जम जाती हैं और फिर तापमान बढ़ने पर बूंदों के रूप में वही जल ज़मीन पर गिरता है। इस प्रकार से क्या होता रहता है, जल का साइकिलिंग होता रहता है। और इसमें बहुत सारा जल कहाँ जाता है, कुछ जल वनस्पतियाँ अवशोषित करती हैं, कुछ जल जो होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है जिसे भूमिगत जल कहते हैं, कुछ जल नदियों में, कुछ जल तालाबों में, कुछ जल समुद्रों में। इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों में जल क्या होता है, वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और कुछ जल बर्बाद हो जाता है। और जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ हमेशा आप पेड़ के नीचे बैठेंगी तो जहाँ पेड़ नहीं होगा वहाँ और पेड़ के नीचे तापमान में अंतर महसूस होता है। यानी पेड़ के नीचे हमें क्या लगता है, ठंडक लगती है। गर्मियों के दिन में भी लोग क्या करते हैं, जब लाइट नहीं रहती है तो पेड़ के नीचे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ठंडा लगता है। मतलब तापमान जो होता है पेड़ के नीचे कम महसूस होता है, क्योंकि पेड़ के नीचे जल जो है वो ज़मीन धरातल जो होती है वो ठंडी होती है। वो पेड़ के जड़ें जो होती हैं जल को ऑब्जर्व करके रखी रहती हैं। तो जल स्रोतों को भी जल स्तर को संभालने में ये जो है वृक्ष बहुत सहायक होते हैं, वन सहायक होते हैं। जल क्योंकि जहाँ पर घने जंगल रहेंगे वहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश सीधे जल पर नहीं पड़ेगा और जल का वाष्पीकरण कहाँ अधिक होता है, जहाँ प्रकाश अधिक मात्रा में पड़ता है। और जब प्रकाश अधिक मात्रा में नहीं पड़ेगा तो जल का वाष्पीकरण भी कम होगा, तो जल नहीं सूखेगा। और जहाँ वन नहीं होगा वहाँ जल स्रोतों का क्या हो जाएगा, जल स्रोत सूख जाते हैं, तो जल की मात्रा में कमी हो जाएगी। किसके कारण? वनों के ह्रास के कारण, जो कि एक जटिल समस्या है। सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों के लिए क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है। अगला जो है पॉइंट वो है औषधीय पौधों का उन्मूलन। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे वृक्षों से, पौधों से क्या बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे सिनकोना से, सिनकोना एक प्रकार का वृक्ष है जिससे क्या बनता है, मलेरिया की दवा बनती है।
तो इसी तरह से बहुत सारे वृक्ष हैं। हिमालय में एक पौधा पाया जाता है, उससे कैंसर निरोधक दवाई बनती है। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पतियां हैं जो कि हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, जिनसे कि पशु पक्षियों मानव सभी को लाभ होता है। सबके लिए उपचार की दवाइयाँ बनती हैं। तो इन दवाइयों के लिए जो है इन पौधों को काट दिया जाता है, अर्थात वनों का उन्मूलन कर दिया जाता है। और वनों के उन्मूलन के कारण औषधीय युक्त पौधे जो अत्यधिक मात्रा में मिलते थे, अब उनका क्या हो रहा है, कमी हो रही है, उनमें कमी आ रही है, जो कि एक समस्या है। और बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जैसे कि कैंसर उन्मूलन का कैंसर के इलाज के लिए जो पौधा इस्तेमाल किया जाता है वह हिमालयी क्षेत्र में ही होता है, यानी भारत और नेपाल ही उस पौधे का प्रमुख उत्पादक देश है। इसलिए इन वनों को संरक्षित रखना चाहिए, यानी कि इनका ह्रास होने से इन्हें बचाना चाहिए। अब है अगला टॉपिक है वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं बच्चों? तो हमने लिख दिया है, निम्न उद्योग हैं। कौन कौन से? कागज उद्योग, खेल उपकरण उद्योग, माचिस उद्योग, औषधि उद्योग, तारपीन तेल उद्योग और इमारती उद्योग आदि। अब इन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। कागज उद्योग। कागज निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वनों से ही प्राप्त होता है। कागज किससे बनता है? बांस, यूकेलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण में किया जाता है। किन किन पौधों से? वृक्षों से यूकेलिप्टस और बांस मुख्यतः कागज निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है खेल उपकरण। खेल उपकरण खेलों के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश उपकरण जो कि खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो बैट हो चाहे कोई भी खेल का जो भी संसाधन है, उसके लिए क्या होता है कि लकड़ी से निर्मित होते हैं, जो कि वनों से प्राप्त होते हैं। खेल के उपकरणों के निर्माण के लिए पोपलर एक प्रकार का वृक्ष है। अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी मानी जाती है। कौन कौन सी लकड़ी? अखरोट की लकड़ी, पोपलर की लकड़ी, टीक की लकड़ी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। और माचिस उद्योग। माचिस की तीलियां बनाने के लिए मुख्य रूप से पोपलर जो है एक वृक्ष का नाम है, यूकेलिप्टस जैसी कमज़ोर लकड़ी की आवश्यकता होती है। मतलब ये पेड़ जो होते हैं मुलायम होते हैं, इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती हैं और ये वनों से ही प्राप्त होते हैं। मैदानी भागों में इनका अभाव पाया जाता है। तारपीन तेल उद्योग। ये तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ जो है एक प्रकार का वृक्ष है, जिसे पाइन भी कहा जाता है, तो उसी से निकाला जाता है और यह गाढ़े द्रव से बनाया जाता है, जो कि एक वनोत्पाद है। जैसे आपने देखा होगा रबर उद्योग भी वन पर आधारित उद्योग है। रबर का वृक्ष होता है, उसको क्या करते हैं, जगह जगह ऐसे ऐसे काट देते हैं और बाल्टी लगा देते हैं और उसी में उसका रस गिरता रहता है, जिसे दूध बोलते हैं उस वृक्ष से। और इसके बाद जब वो बाल्टी भर जाती है तो किसान, जो कि ये दक्षिण भारत में होता है, तो उस रस को लाते हैं और फिर फैक्ट्रियों में उसमें रूप में परिवर्तन करके मतलब फिर उसे रबड़ तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग हैं। ऐसे ही तारपीन का जो पेड़ होता है उसको कट कर दिया जाता है और उस पर बाल्टी या कोई अन्य चीज़ बांध दिया जाता है और उसमें तेल जो है इकट्ठा रस के रूप में इकट्ठा होता है और फिर किसान अपना उठा लाता है और मशीनों द्वारा फिर उसको शुद्ध किया जाता है। इसी तरह से अगला उद्योग है इमारती उद्योग। इमारती मतलब फर्नीचर उद्योग, जिसे प्लम्बरिंग भी कहा जाता है। तो ये सब लकड़ियाँ जो प्लम्बर
यूज करते हैं कहाँ से आता है? जंगलों से आता है, वनों से आता है। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्योग, अनगिनत उद्योग हैं बच्चों, जो कि वनों पर आधारित हैं। तो इसमें बहुत सारे असंख्य लोगों को नौकरियां प्राप्त हैं, उनके आय का स्रोत है। और इसके अतिरिक्त, उद्योगों के अतिरिक्त घरेलू उपयोग के लिए भी वनों की आवश्यकता होती है। तो हमें वनों को बचा करके रखना चाहिए। अगला है उपनिवेश वन नीति। उपनिवेश मतलब जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश जब भारत में था, तो उस दौरान उनकी वन के प्रति क्या नीति थी, इसी को उपनिवेश वन नीति कहा जाता है। अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण अंग्रेज़ों के समय में वाणिज्य की दृष्टि से किया गया। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए। और अंग्रेज क्या करते थे कि एक क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण करते थे, यानी कि पेड़ों को लगाते थे। जो वृक्ष व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे, उनका रोपण एक लाइन से, ऐसे जैसे मान लो रोड के किनारे किनारे ऐसे रोड बना हुआ है, तो इधर एक लाइन से क्या करते थे, लंबे लंबे वृक्ष जैसे देवदार का पेड़ हुआ, ओक का पेड़ हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, तो ये सब वृक्ष ऐसे ऐसे लगा देते थे। इसे वानिकी कहा जाता है। तो जो कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। अन्य जंगलों को साफ कर दिया जाता था। तो ये अंग्रेज़ों की नीति थी। और अंग्रेज़ों को सबसे महत्वपूर्ण पेड़ किसका लगता था? सागौन का। और दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। किसके कारण? केवल सागौन का पेड़ लगाने के कारण। और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों को नुकसान हुआ। अंग्रेज क्या करते थे? केवल चीड़ और पाइन के वृक्ष ही लगाते थे, और जो छोटे छोटे पौधे होते थे उनको नष्ट करवा देते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के समय में केवल वन वाणिज्य के लिए लगाया जाता था, अर्थात वन वानिकी की जाती थी। मानवों को लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि वस्तुएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहाँ से मिलती हैं? वनों से मिलती हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करने में मानव ने वनों एवं वन्य जीवन को क्या किया? अत्यधिक नुकसान पहुँचाया, हानि पहुँचाई। और भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं के कारण वनों का तेजी से विनाश किया गया। स्वतंत्रता के बाद भूमि के विस्तार के कारण भी वनों का विनाश हुआ, क्योंकि भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी थी। इसलिए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, जिसमें अधिकांश वनों का विनाश कर दिया गया। वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र में बदल दिए गए। जनजातीय लोगों ने पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में स्लैश और बर्न के अंतर्गत झूम खेती के लिए वनों को साफ कर दिया। बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण, जैसे नर्मदा घाटी परियोजना 50,000 वर्ग किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर वन संपदा का निम्नीकरण हुआ। पश्चिम बंगाल में भी डोलोमाइट बुक्सा टाइगर रिजर्व सेंटर में क्या हुआ? डोलोमाइट का खनन प्रारंभ किया गया, जिससे प्राकृतिक आवास जो है वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। और अधिकतर वन अधिकारियों और पर्यावरणविदों का मानना है कि अत्यधिक निम्नीकरण किससे होता है? पशुचारण की वजह से होता है, ईंधन की वजह से होता है। परंतु चारा एवं लकड़ी के लिए वृक्षों की पत्तियां एवं टहनियाँ ही प्रयोग में लाई जाती हैं।
वनों के निम्नीकरण से पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन नष्ट हो जाता है, जिससे शहरों एवं गांवों की आवश्यकताओं का पूरा होना मुश्किल हो जाता है। अगले वीडियो में हम वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं।